नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। तेलंगाना की रायथू बंधु योजना चर्चा में। मामला है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। 2018 में शुरू की गई थी योजना। नासा ने सूर्य की गतिविधियों से रिलेटेड दी एक डराने वाली खबर। सूर्य की गतिविधियों में आ रही है अचानक तेजी। पृथ्वी पर एक बड़े सौर तूफान का है खतरा। और आज है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक का 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था जन्म। शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मध्य एशिया तक की थी यात्रा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य की रायथू बंधु योजना चर्चा में है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना सरकार को रायथू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने की अनुमति वापस ले ली है। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार में मंत्री द्वारा वोटिंग से पहले चुनावी जनसभा में इस योजना के वितरण के संबंध में घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग ने इस घोषणा को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक इस योजना के तहत दी जाने वाली किसी भी वित्तीय मदद का प्रचार नहीं होगा। हालांकि सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी ने चुनाव आयोग से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया है। चलिए समझते हैं कि रायथू बंधु योजना क्या है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2 बुआई सीजन यानी कि खरीफ और रबी के लिए लगभग 58 लाख किसानों को साल में 2 बार 4,000 रुपए प्रति एकड़ देने का वादा किया गया था। 2015 में राज्य सरकार ने अपने बजट में इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-2020 में यह राशि बढ़कर 5,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। 2023 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 15,075 करोड़ रुपए रखे, जहां 2018 में योजना के लाभार्थियों की संख्या 58 लाख थी। वहीं जुलाई 2023 तक यह बढ़कर 70 लाख हो गई है। योजना से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। इस योजना को छोटे किसानों द्वारा नकारा गया है। चूंकि योजना के तहत पैसा प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है, इसलिए इस योजना का लाभ बड़े किसानों या जिनके पास बड़ी मात्रा में कृषि भूमि है उनको ही मिलता है। हाल ही में नासा ने सूर्य की गतिविधियों से रिलेटेड एक डराने वाली खबर दी है। नासा ने बताया है कि सूर्य की गतिविधियों में अचानक तेजी आ रही है और सनस्पॉट्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अंतरिक्ष में गर्म प्लाज्मा के गुबार रिलीज हो रहे हैं। इस वजह से पृथ्वी पर एक बड़ा सौर तूफान आ सकता है। चलिए समझते हैं इस पूरी खबर को। आपको बता दें कि सूर्य की सतह काले धब्बों से ढकी हुई है। ये सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं, इसलिए काले दिखाई देते हैं। इन काले धब्बों को सनस्पॉट्स कहा जाता है। सनस्पॉट्स की खासियत यह है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। नासा ने यह भी बताया है कि पिछले कुछ दिनों में इन काले सनस्पॉट्स की संख्या 10 गुना बढ़ गई है और ये सनस्पॉट्स रोज कई कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME उगल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या है। देखिए, सूर्य एक बहुत ही सक्रिय पिंड है। सूर्य में लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसके कारण यहाँ विस्फोट होते रहते हैं। इन विस्फोटों से भारी मात्रा और बहुत ही तेज गति से गैस और प्लाज्मा बाहर अंतरिक्ष में निकलती रहती है। इसी प्रकार के विस्फोटों को कोरोनल मास इजेक्शन या CMEs कहा जाता है। आपको बता दें कि कोरोनल मास इजेक्शन सौर मंडल में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट होते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन के कारणों की बात करें तो वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं जानते कि कोरोनल मास इजेक्शन किन कारणों से होता है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से जरूर सहमत हैं कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र इनमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। नासा ने यह भी बताया है कि सूर्य की गतिविधियों में अचानक तेजी से सौर ज्वाला भी निकलती रहती है। आसान भाषा में बताएं तो सौर ज्वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के चमकीले विस्फोट होते हैं। दरअसल सौर ज्वाला सूर्य पर चुंबकीय क्षेत्र के टूटने और पुनर्व्यवस्थित होने से उत्पन्न होने वाले प्रकाश का एक विस्फोट है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सौर ज्वाला और CME दोनों सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के मुड़ने और सूर्य में गति के कारण पैदा हुए तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर सौर ज्वाला और CME दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन CME के द्वारा निकले प्लाज्मा और अन्य सौर पदार्थों को पृथ्वी तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं।
जबकि सौर ज्वाला के प्रकाश और विकिरण केवल 8 मिनट में हम तक पहुंच जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। देखिए, सौर ज्वाला और सीएमई का हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य से एक बड़ा प्लाज्मा तूफान उठता है तो यह तूफान एक चुंबकीय क्षेत्र लेकर आता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल से टकराने वाले सीएमई के कण एक बड़े भूचुंबकीय तूफान को ट्रिगर करते हैं। यह पृथ्वी के आसपास मौजूद उपग्रहों में इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पृथ्वी पर रेडियो संचार नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं। आप सभी को गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयां। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के 9 गुरुओं में से पहले गुरु नानक या बाबा नानक का जन्मदिन का प्रतीक है। सिख इस दिन नगर कीर्तन जुलूस निकालते हैं, भजन गाते हैं और गुरुद्वारों में जाते हैं। चलिए गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिख धर्म के सभी गुरुओं को जानने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी और गुरु नानक जी के अनुयायी ही आगे चलकर सिख कहलाए। गुरु नानक बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कहा जाता है कि गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए श्रीलंका, बगदाद और मध्य एशिया तक की यात्रा की थी। उनकी अंतिम यात्रा इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना की थी और उन्होंने अन्य धर्मों के पूजनीय स्थानों का भी दौरा किया था। इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। इन्हीं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको जानना चाहिए। ये हैं जन्म सखियां। जन्म सखियां उन घटनाओं का वर्णन करती हैं जो गुरु नानक की यात्राओं के दौरान घटित हुई थीं। गुरु नानक ने इन जगहों की यात्राएं पैदल ही की थीं। यही वजह है कि गुरु नानक की जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस घोषित करने की मांग अक्सर उठती रहती है। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु बने। इनको लहना नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत भी गुरु अंगद ने ही की थी। इसके बाद सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। इसके बाद गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु बने और गुरु रामदास ने ही अकबर के द्वारा दी गई जमीनों पर अमृतसर नामक एक विशाल जलाशय बनवाया था और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु नानक ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को सिखों के अगले गुरु के रूप में पहचान दिलवाई। गुरु रामदास के बाद से सिख गुरु का पद पैतृक हो गया था। इस प्रकार गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु बने और इन्होंने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। इस ग्रंथ में गुरु नानक की प्रार्थनाएं और गीतों का संकलन है। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। गुरु अर्जुन ने ही अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। फिर 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। इसके बाद सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद हुए। उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इसके बाद सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए और 8वें गुरु हरकिशन हुए। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था और इस कारण औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज गुरुद्वारा के पास हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी और सभी सिखों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को आज का वर्तमान रूप दिया था। इन्होंने ही यह कहा था कि आज से गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी। आपने पिछले साल रिलीज हुई एक मूवी कांतारा जरूर देखी होगी। इसमें आपने देखा होगा कि मूवी का एक हीरो भैंसों के साथ एक रेस में शामिल होता है। इस रेस को कंबाला कहा जाता है।
यह एक प्रकार का लोक खेल है। हम कांतारा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में बेंगलुरु में कंबाला रेस का आयोजन किया गया है। चलिए समझते हैं क्या है कंबाला और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों गैर कानूनी घोषित किया था और बाद में इस पर से प्रतिबंध क्यों हटा लिया। देखिए, कंबाला कर्नाटक के तटीय जिलों में खेला जाने वाला एक लोक खेल है। यह खास तौर पर उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है जहां तुलु लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुसंख्यक में पाए जाते हैं। कंबाला कई परिवारों के लिए एक प्रतिष्ठा का आयोजन है, खासकर तटीय क्षेत्रों में बंट समुदाय के लिए। पहले की बात करें तो फसल कटने के बाद के दिनों में इस खेल का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब हाल ये है कि लास्ट नवंबर से अप्रैल महीने तक इस खेल को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में खेला जाता है। चलिए अब समझते हैं कि कंबाला की डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। कंबाला को आमतौर पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है नेगेलू कैटेगरी। नेगेलू का मतलब होता है हल। इस कैटेगरी में रेस के लिए भैंसों को बांधने के लिए हल्के हलों का उपयोग किया जाता है। यह कैटेगरी प्रवेश स्तर के खिलाड़ियों के लिए होती है जो अपनी पहली कंबाला दौड़ में भाग ले रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी है हग्गा। हग्गा का मतलब रस्सी होता है। इसमें खिलाड़ी को दोनों भैंसों से बंधी एक रस्सी के साथ दौड़ना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी है अड्डा हलेज। इसमें खिलाड़ी एक हॉरिजॉन्टल तख्ते पर खड़ा होता है और इस तख्ते को भैंसें खींचती हैं। यहां तक बात ध्यान देने वाली है कि हग्गा और नेगिलू कैटेगरी में खिलाड़ी भैंसों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अड्डा हलेज कैटेगरी में भैंसें खिलाड़ी को खींचती हैं। केन हालेज चौथी श्रेणी है जहां भैंसों को लकड़ी के तख्ते से बांधा जाता है। तख्ते में खिलाड़ी खड़ा होता है और इस तख्ते में 2 छेद होते हैं जिनके माध्यम से पानी बाहर निकलता है, क्योंकि तख्ते को कीचड़ भरी पटरियों पर घसीटा जाता है। पानी के छींटों की ऊंचाई ही प्रतियोगिता के विजेताओं का निर्धारण करती है। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या कंबाला पूरे कर्नाटक में लोकप्रिय है? तो देखिए, हालांकि दौड़ की प्राथमिक लोकप्रियता तटीय कर्नाटक क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन 2022 में आई फिल्म कांतारा ने पूरे कर्नाटक में इस खेल को लोकप्रिय बना दिया है। चलिए अब समझते हैं कि कंबाला को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी क्यों घोषित किया था। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अक्सर सुना होगा। यह है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा। पेटा समेत कई संगठनों ने जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में सभी पारंपरिक खेल आयोजनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। कंबाला के खिलाफ शिकायत ये थी कि इसमें भैंसों की नाक में रस्सी बांध दी जाती है और दौड़ के दौरान जानवरों को लगातार कोड़े मारे जाते हैं। इसको पशु क्रूरता का एक बड़ा एग्जाम्पल माना गया था। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था। तो फिर कैसे हटाया गया ये प्रतिबंध? दरअसल जनवरी 2016 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें एक अपवाद यानी एक्सेप्शन का जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था कि देश के किसी भी हिस्से में ऐसे खेलों को खेला जा सकता है और जानवरों को इस खेल के अकॉर्डिंग प्रशिक्षित किया जा सकता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात में ऐसे खेल खेले जाते हैं। ऐसे खेल विभिन्न समुदायों के रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासतों का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं। हालांकि ऐसे खेलों में खेल के दौरान बैलों या अन्य जानवरों के दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थीं। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने इन आयोजनों के लिए छूट प्रदान करने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन भी किया था। हालांकि ऐसे संशोधनों को कानूनी चुनौती दी गई, लेकिन 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने साल मई में कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखा था। कंबाला से रिलेटेड एक अहम बात और भी है। कंबाला पर अक्सर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया जाता है। दरअसल अतीत में कंबाला के दौरान अछूत माने जाने वाले कोरागा समुदाय के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। आलोचकों का तर्क है कि आज भी खेल को प्रमुख जाति समुदायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि निचली जाति माने जाने वाले लोग आयोजन में छोटे मोटे काम ही करते हैं। चलिए अब बारी है रैपिड न्यूज की। वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को दिया गया। उन्होंने यह पुरस्कार रेस में शामिल भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू को पीछे करके प्राप्त किया है। पॉल लिंच को उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए इस खिताब से नवाजा गया है। बीते दिनों वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर गिरने वाले एक दुर्लभ और अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले कण का पता लगाया है, जिसे अब तक खोजी गई उच्चतम ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणों में से एक माना जाता रहा है। इसका नाम जापान की सूर्य की देवी के नाम पर अमेतेरासु रखा गया है। हालांकि अमेतेरासु की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के एक ऐसे हिस्से में हुई है
जहां कुछ भी नहीं है, अर्थात अंतरिक्ष के खाली क्षेत्र हैं। कर्नाटक सरकार ने श्रवणबेलगोला और लक्कुंडी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। श्रवणबेलगोला हासन जिले में स्थित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यह गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्राचीन स्मारकों के लिए विख्यात है। लक्कुंडी, जिसे लोककुंडी के नाम से भी जाना जाता है, गडक जिले में स्थित है। भारत और अमेरिका जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिससे चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं की वापसी आसान हो जाएगी। इस समझौते के तहत अमेरिका लूटी गई या चोरी की गई भारतीय संस्कृति संपत्तियों को वापस करेगा और उन्हें अपने देश में प्रवेश करने से रोकेगा। इसके साथ ही भारत को यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि ये वस्तुएं उनकी हैं। अमेरिका स्वयं ही उन्हें वापस करने की पहल करेगा। जल्द ही मध्य प्रदेश के दमोह जिले को देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में पहचान मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने नौरादेही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह टाइगर रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर क्षेत्र में फैला है। इस टाइगर रिजर्व का केंद्र दमोह जिले का जबेरा क्षेत्र होगा और इसका एरिया करीब 2300 वर्ग किलोमीटर का होगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही नई टैगलाइन आरोग्यम परम धनम भी जारी की है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2018 में मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों को आयुष्मान भारत के आधार स्तंभ के रूप में बदलकर वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की थी। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन से आधारित बनने वाले प्रश्नों पर। चर्चा में रहा नौरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार किसको मिला है? पॉल लिंच, पॉल मरे, सारा बर्नस्टीन या फिर जोनाथन एस्कोफ्री? आइए अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और उनके सही उत्तर क्या हैं। प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में आया फैरो द्वीप समूह कहां अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम अटलांटिक क्षेत्र में या फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न था, लोकसभा में एससी और एसटी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 331 या फिर 330 या फिर 332 या फिर 333? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 330। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।